ना तो उस वक्त समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एमसीक्यू तो अभी पिछले साल इंट्रोड्यूस हुए कॉस्टिंग में। चलो क्वेश्चन 2A पेज नंबर 1039। चलो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relate to a manufacturing concern for the year ended 31st March 2018। प्लीज बच्चों क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो। अपन एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करें, ऐसे समझो कि आज अपन संडे को पेपर दे रहे, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले कॉस्ट शीट पे, है कि नहीं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है। तो ये पढ़ते ही आपको दिमाग में जा रहा है क्या कॉस्ट शीट में कहां जाने वाला है एग्जैक्ट, पढ़ते ही कॉस्ट शीट की जगह दिमाग में आ रही है ना। हाँ चलो, परचेस मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में जाने वाला है। फ्रेट इनवर्ड्स मतलब परचेज एक्सपेंडिचर, देन डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट लेबर, देन डायरेक्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग, वो तो ऐड होगा उसमें। पेमेंट नहीं किया इसका क्या मतलब, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कॉस्ट तो है ना भाई। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। देन ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐसे दिया हुआ है। देन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो लेस रॉ मटेरियल स्क्रैप, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के पहले ही। द फर्म प्रोड्यूस 14,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर, कितने 14,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर। The stock of finished goods at the end of the year is valued at cost of production, इसको अंडरलाइन करो। The stock of finished goods at the end of the year is valued at, बोलो, cost of production। Firm sold 14,153, अच्छा प्रोड्यूस ही किए 14,000, सेल कहां से किए 14,153। ओपनिंग स्टॉक था 1217, तो कैलसियम ले लो 1217 लिया, प्लस 14,000 मतलब 1217 ओपनिंग स्टॉक है, प्लस 14,000 प्रोड्यूस किए, माइनस 14,153, इतने सेल किए ना, माइनस 14,153 किया, क्या कितना बचा 10, तो 1064 यूनिट्स इज द क्लोजिंग स्टॉक। 1064 यूनिट्स इज द क्लोजिंग स्टॉक, सही है बच्चों। ओके, एट अ प्राइस ऑफ, जो यूनिट सेल किए गए उसका सेलिंग प्राइस भी दिया है उन्होंने अपने को। प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द फर्म, प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द फर्म। कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018 आपने को बनाना है। कुछ तो है क्या इसमें, बताओ यार, बोनस फ्री के मार्क्स है कि नहीं, बताओ है कि नहीं? अच्छा कोई एडजस्टमेंट है कि जो आपको समझ नहीं रहा है, बस इसमें कॉस्ट शीट की राइट जगह पे आपने को डालना है। अच्छा बताओ, कल जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए उसके सामने तो चिल्लर से चिल्लर है ना यार, करेक्ट और नॉट। तो अपन सब कुछ सॉल्व करके रखने का बच्चों, एग्जाम में सब इजी हो जाता है, बराबर बराबर है कि नहीं। अब सब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ये सब अपना मटेरियल देख के गए, बट प्रॉब्लम स्टूडेंट का वापस, आपको लगता है कि मैं बहुत निगेटिव हूं, स्टूडेंट बोलता है कि सर मैं ये स्टडी मटेरियल 3 वॉल्यूम करने के बाद आरटीपी सॉल्व करूं क्या सर, उसके बाद एमटीपी करता हूं सर, और उसके बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, फिर उसके बाद में और प्रैक्टिस करूंगा सर, ये 18 के पहले के भी क्वेश्चन रहेंगे ना कुछ, वो भी करता हूं सर। अच्छा बेटा तूने ये 3 वॉल्यूम में से फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट हुआ अभी तक, 2-4 चैप्टर नहीं ना सर, करना है स्टार्ट। तो आगे का प्लानिंग कब, पहले ये 3 प्रायोरिटी वाइज जाने का ना, बराबर है कि नहीं, प्रायोरिटी वाइज। शादी हुई नहीं, ओ सर मेरे बच्चों के स्कूल का एडमिशन टेंशन, शादी नहीं हुई अभी तक एंड टेंशन। अच्छा बच्चों का टेंशन आ रहा है, थोड़ा समझ सकते कि भाई फ्यूचरिस्टिक आदमी है, इसको टेंशन किस बात का है, बच्चों के स्कूल के एडमिशन का, बराबर है कि नहीं। तो पहले क्या करने का, शादी करने का, फिर इंश्योर करने का कि बच्चे हो, है कि नहीं, तभी तो स्कूल में जाएंगे ना। तो एक एक स्टेप कंप्लीट करके आगे जाने का भाई, क्योंकि कई बार क्या होता है मालूम है क्या, एक स्टेप कंप्लीट किया ना तो ही आगे के स्टेप्स क्लियरली दिखते, समझता है क्या। जस्ट लाइक एक दरवाजा ओपन कर लिया तो आगे क्या है अपने को समझता है ना। अपन ये पहले दरवाजे के बाहर आगे क्या रहेगा, फिर उधर से इधर, इधर से कितने रास्ते रहेंगे, पहला दरवाजा ओपन करने का, देखने का, है कि नहीं, फिर देखने का कि आगे कहां तक जाता है कि नहीं। अपन हमेशा इतना नहीं सोच सकते, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बट कुछ एक्शन भी होना चाहिए ना साथ साथ में, सिर्फ प्लानिंग नहीं ना भाई, है कि नहीं।
चलो फिर होगा इतना कंटिन्यू अपने से। हाँ चलो क्या लिखो आंसर में, राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, राइट डाउन कॉस्ट शीट फॉर द year ended, for the year ended 31st March 2018 cost sheet for the year ended 31st March 2018। चलो पर यूनिट का कॉलम नहीं पूछा है ना, कुछ ओपनिंग वगैरह है तो दो कॉलम बनाते, पर्टिकुलर्स अमाउंट के दो कॉलम बना दो भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट के दो कॉलम। इनर कॉलम आउटर कॉलम बना दिया बच्चों, बना रहे हो क्या, बना दिया? हाँ कर दो स्टार्ट फिर, अब डोंट वेट फॉर मी दैट। आपको पता है पहले क्या लिखना, आप क्या लिखोगे पहला सेंटेंस, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वेरी गुड, उसका ब्रेकअप भी लिख देना आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेस रिटर्न है या कुछ क्या है, देखो आपको कुछ रॉ मटेरियल स्क्रैप भी है शायद, बराबर है ना। पर्टिकुलर्स अमाउंट के दो कॉलम, ठीक है। चलो ए क्या लिखो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर रहेगा क्या बच्चों, क्या रहेगा ये, ड्यूरिंग द ईयर ही ना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यस बोलो ए क्या लिखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, 2,28,000। अभी ऐड परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, अभी तो परचेस लिख देता हूं, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना है बच्चों, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स 14 लाख, अच्छा 42,25,000, 42,25,000 परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। सब लोग हो क्या मेरे साथ बराबर, एंड मैं मेरे पास कोई सही आंसर नहीं है, इसका कुछ नहीं है, समझ रहे, मैं भी तुम्हारे साथ ही सॉल्व कर रहा हूं, सही है क्या, बोलो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, देन लेस क्या ऐड, ऐड और क्या फ्रेट इनवर्ड्स, मतलब ये जस्ट लाइक कैरेज इनवर्ड्स हुआ है, फ्रेट इनवर्ड्स कितना है भाई, फ्रेट इनवर्ड्स इज इट 1 लाख, चलो और बताओ, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है क्या क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल, कोई फिनिश गुड्स का संबंध है क्या इधर, अभी तक प्राइम कॉस्ट आया नहीं, कहां से फिनिश गुड्स भाई, समझ आए क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं इन प्रोडक्शन, समझ आए आपको, बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है बच्चों, 3,05,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐसे निगेटिव लिखोगे, ब्रैकेट में लिखो क्या हो, जनरली प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, बराबर है ना, लेस बोलो सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप, तो मैं इसको ना लिखते हुए थोड़ा और बेटर करता हूं, सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप, चलेगा क्या, चलेगा क्या, सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप कितना है बच्चों 8,000, और पूरा कॉस्ट शीट देखो, पूरा सब डेटा देखो और मुझे बताओ कुछ रहेगा है क्या भाई, एग्जाम में भी अपन पूरा देखते हुए जाना चाहिए ना आगे, बोलो इसका नंबर आउटर कॉलम को क्या जाएगा, 42,40,000, चलो 42,40,000, चलो
चलो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम तक पहुंच गए, अपन एक 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, एंड आपको देखते ही समझ आ रहेगा कि भाई अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन तुम आया होता एंड पहले 10 मिनट में 10 मार्क लाते कि नहीं आप हाथ में, है कि नहीं? इनफैक्ट जो पहले 15 मिनट मिलते आपको पेपर पढ़ने के लिए, पता है ना आपको ये, उसमें ही अपन उधर बाजू में पेंसिल से आंसर लिख देते, बराबर है कि नहीं? हाँ चलो, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया। अभी डायरेक्ट वेजेस पेड, डायरेक्ट वेजेस मेरे ख्याल से कुछ पेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, तो एक काम करता है उसके अंदर डायरेक्ट वेजेस पेड एंड फिर उसके बाद में आउटस्टैंडिंग, ऐसे दो लिख दो, आउटर कॉलम को टोटल लेता हूं, चलेगा क्या? पेड कितना है? 12,56,000, आउटस्टैंडिंग 1,50,000, तो इज इट 14,06,000? आउटर कॉलम को 14,06,000। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसा दिखा क्या? कुछ अच्छे से पढ़ लेना, कुछ दिख रहा है क्या ऐसे कोई? नहीं ना? चलो फिर ये ए प्लस बी का टोटल को क्या बोलेंगे अपन? प्राइम कॉस्ट। ए प्लस बी का टोटल इट इज अ प्राइम कॉस्ट, ए प्लस बी। कर दिया बच्चों आपने? हाँ चलो बोलो कितना ये? 56,46,000, 56,46,000 इज द प्राइम कॉस्ट। सही है भाई? यस, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद डी, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। बोलो फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने? 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ऐसे लिख देना सी इंटू 20%। सही है क्या बच्चों? सी इंटू 20%, सी प्राइम कॉस्ट है ना तुम्हारा, उसका 20%। बोलो कितना है? 11,29,200, 11,29,200, 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऐसे बोला था ना उन्होंने। और कुछ है क्या? देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो ऐड होने वाला है, नहीं ना? ई क्या लिखो बोलो? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट की जगह ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट लिखा तो चलता है। फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट इज वन एंड द सेम। तो टेल मी इज इट सी प्लस डी? बोलो फिर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना है बच्चों? 67,75,200, 67,75,200 इज द ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए। एफ क्या लिखो अभी बोलो? एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP। है क्या लिखना ऐसे कुछ दिया हुआ है? तो राइट डाउन, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो मेरे भाई ओपनिंग WIP कितना है? 1,92,500, क्लोजिंग 1,40,700, 1,40,700। आउटर कॉलम को 51,800। चलो आउटर कॉलम को 51,800 लिया आपने, तो ये एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP हो गया। अभी क्या मिल जाएगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। राइट डाउन जी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। टेल मी इज इट E प्लस F? बोलो कितना है नेट फैक्ट्री कॉस्ट? 68,27,000 एग्जैक्ट, 68,27,000 नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी इसमें क्या ऐड होने वाला है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग, सब इधर आने वाला है ना? क्या क्या है उसमें से? इधर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ प्राइमरी पैकिंग दिख रहा है कहीं, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च डेवलपमेंट, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ वो रॉ मटेरियल स्क्रैप था, वो तो गया ऑलरेडी। चलो फिर क्या लिखो अभी बोलो? H, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. कितना है भाई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन? 1,73,000. 1,73,000 आए. अब इसको क्या बोलेंगे जो टोटल आएगा उसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरे भाई कितने यूनिट्स का? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने यूनिट्स का है? 14,000. तो चलो लिख देते हैं वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,000 यूनिट्स. आप लोग रहे नहीं सर कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था उसका कॉस्ट थोड़ी ऐड किया अपन ने अभी तक, वो तो अब ऐड होगा. यस और नो? ये तो 14,000 यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. यस और नो? बोलो फिर कितना आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 14,000 यूनिट्स? कितना? 70 lakhs. क्या लिखो ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या लिखो? G प्लस एच. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 14,000 यूनिट्स G प्लस एच. बोलो कितना आता है वो? 70 lakhs. ये 14,000 का यूनिट्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. सही है भाई. अब क्या लिखो बोलो? J ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 6,08,500. 6,08,500 ऐसे लिख देना यहां पे ऐड. बराबर है ना? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड उसके बाद लेस. ऐड ऐसे लिखा है ना आपने, ये इन कॉलम को ले लेता हूं ना, चलेगा बच्चों? लेस. लेस बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. हाँ बोलो कितना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा अपने को. चलेगा क्या? एक काम करो इधर ऐसे ब्रैकेट में लिख देना रेफर वर्किंग नोट. क्या लिख रहे हैं? रेफर वर्किंग नोट. चलेगा क्या? वैसे अपन इधर भी कैलकुलेशन दिखा सकते हैं बट अपन वर्किंग नोट में दिखाएंगे. चलेगा क्या? रेफर वर्किंग नोट ऐसे लिख दिया आपने. एंड चलो एक आपको पता है एक रीजनेबल जगह कितने लगने वाले? कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचना है अपने को. बराबर है ना? या प्रॉफिट तक. उसके नीचे लिख देना वर्किंग नोट. एग्जाम में थोड़ा जितना आपको लगता है उससे थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ने का. और क्या है या नहीं? वर्किंग नोट. तो वर्किंग नोट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. बोलो फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक का. ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. फिनिश गुड्स की बात चल रही है भाई ये. तो तुम्हारे पास पहले से कितने थे लास्ट पीरियड के अनसोल्ड, प्लस इस पीरियड में कितने बनाए माइनस इस पीरियड में कितने बेच दिए. ये तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है ना? कितना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी? यूनिट्स बताओ. 1217 यूनिट्स प्लस प्रोड्यूस कितने गए? 14,000 माइनस सेल कितने किए? 14,153 यूनिट्स. आंसर 1064 यूनिट्स. 1064 यूनिट्स. एक सेंटेंस हमने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया था, एक बार वो सेंटेंस पढ़ो. क्या था? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 14,000 यूनिट्स का है तो 1064 यूनिट्स का कितना? यही कर रहे हैं ना फिर. देयरफॉर बोलो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यू या वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 70 lakhs. कितने 70 lakhs कितने यूनिट्स का वैल्यू था? डिवाइडेड बाय 14,000 यूनिट्स इनटू 1064 यूनिट्स. फिर बच्चों ये कितना है? 5,32,000 एग्जैक्ट. 5,32,000 इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी का वैल्यू. सही है भाई? 5,32,000 क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी का ये वैल्यू है.
सही है क्या मेरे भाई? 5,32,000। चलो अभी जाए वापस मेन आंसर में, हम लोग मेन आंसर में जाए वापस। चलो बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी तक आए थे अपन, कितना लिखो उधर? 5,32,000। तो इधर निगेटिव लिख देना 5,32,000। आउटर कॉलम को नंबर ले लो आप, 76,500 प्लस या माइनस? प्लस 76,500। तो आप बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में स्टॉक एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज COGS। एंड टेल मी whether COGS is I plus J, I plus J, COGS। आंसर बताओ। 70,76,500 इज COGS। सही है। नेक्स्ट L, बोलो। सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग ओवरहेड्स, ऐसा हेडिंग तो लिख देते हैं, बाद में उसके अंदर क्या क्या आएगा देखते हैं, चलेगा? एक ही है बस, एक ही, फिर छोड़ दो। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिख दो डायरेक्ट, पक्का दूसरा कुछ नहीं है ना? हाँ छोड़ दो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐसे लिख दो बस। क्या लिख रहे हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, पक्का ही किया, लेकिन पूरा क्वेश्चन देख लेना भैया। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डायरेक्ट आउटर कॉलम को लिख दो। फिर कितना है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस? कितना है? 16 रुपीज पर यूनिट। बट बता, 16 रुपीज पर यूनिट मतलब कौन, कितने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूं? जो सेल किए उसने, उतने कितने सेल किए? 14,153। पक्का बच्चों ये 14,153 इंटू रुपीज 16, 14,153 यूनिट्स इंटू 16, बोलो कितना था ये? 2,26,000, 2,26,448 इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। और कुछ नहीं है ना बच्चों? पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार और देखो कुछ रह गया है क्या। अपन कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच चुके हैं। अभी ये लिखने के पहले एक बार कंफर्म कर दो आप मुझे, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द क्या ईयर है क्या? फॉर द ईयर K प्लस L। चलो बोलो। 73,02,948 सेल्स दिया है अपने को। क्या क्या बोला इन्होंने? सेलिंग प्राइस दिया है क्या? चलो फिर लिख देते एन। सेल्स वैल्यू कितने यूनिट्स बेचे? ये जो ऑब्वियसली ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 14,153 यूनिट्स का ही है, यस और नो? तो बोलो सेल्स वैल्यू 14,153 यूनिट्स इंटू रुपीज 618, कितना था? 87,46,554 सेल्स वैल्यू। एंड लिख देना, बोलो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। टेल मी, इज इट N माइनस M? N माइनस M, प्रॉफिट फॉर द ईयर। बोलो क्या आंसर है? 14,43,606 द प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी अपन ने किया हुआ है। और थोड़ा आंसर को सेव करना है तो वैसे तो देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, वो एक सेल ऑफ मटेरियल स्क्रैप था। कुछ कुछ ऑथर ने ऐसा ओपिनियन दिया है उसको कि भाई सेल ऑफ जो भी स्क्रैप है हम सीधा सीधा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले लेंगे। नहीं समझा आपको क्या बोल रहा हूं? मतलब वो जो सेल ऑफ स्क्रैप, मिसलेनियस इनकम, रिकवरी जो था ना, उधर हमने मटेरियल स्क्रैप ऐसा स्पेसिफिकली लिखा था उन्होंने, मटेरियल स्क्रैप, इसलिए उसका हमने इंटरप्रिटेशन क्या लिया था? सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप। अपन नोट लिख देंगे, मतलब बाई चांस भी अगर वो सोच रहा है कि स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूजन है तो अपना नोट देख के उसको पता चलेगा कि भाई इसको पता सब कुछ है, इसने कॉन्शियसली वो चूज किया हुआ है, यस और नो? तो और सेव हो जाएगा कि नहीं आंसर अपना? तो राइट डाउन अ नोट, एक नोट लिखेंगे अपन।
we have considered बोलो सेल ऑफ, क्या उन्होंने वर्डिंग यूज किया था, सेल ऑफ, बोलो स्क्रैप ऑफ मटेरियल, वी हैव कंसिडर सेल ऑफ, बोलो स्क्रैप ऑफ मटेरियल्स इन कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इटसेल्फ, चलेगा क्या, यस और नो, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, सही है, कॉमा, अल्टरनेटिवली it can be considered, हाँ बोलो, बिफोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस और नो, बिफोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और क्लियर करना है तो बिफोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज आफ्टर बोलो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नहीं समझा आपको, नेट फैक्ट्री कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हुए यू कैन डिडक्ट दिस, यस और नो। अब हमारे आंसर कोई मतलब कोई एक मार्क काटने का सोच भी नहीं सकता, समझ आ गया आपने को, बहुत टफ क्वेश्चन था क्या फिर ये, तो मई 18 का ये क्वेश्चन 2A सॉल्व कर लिया ना अपन ने, अब मई 19 का पेपर ओपन करो, मई 19 का, एंड उसमें भी क्वेश्चन 2A ओपन कर लिया, मई 19, मिला, ये अभी जो सॉल्व किया वो मई 18 का था ना, एक मिनट में इसका मैं ICAI का आंसर देखता हूं, प्रॉफिट 14,43,606 है ना, 14,43,606 करेक्ट है, ICAI स्टडी मटेरियल में यही प्रॉफिट है, 14,43,606, सही है बच्चों, ये 10 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन था भाई, और तुम्हारा पेपर टफ रहेगा ना, सब इजी रहता है सर, अपना पेपर टफ रहता है कि नहीं, एंड अपना पेपर भी इजी होता है बाद में, कब, जब मैं क्लास में इधर इंक्लूड करता हूँ और सॉल्व करता हूँ, वो भी इजी होता है, सिर्फ टफ कब रहता है वो एग्जाम में। प्रॉपर पढ़ाई कर लिया ना तो आदमी कॉन्फिडेंस में ऐसा रहता है कि बस बराबर वो सॉल्व कर देता है, कुछ एडजस्टमेंट आए, कुछ टफ आए तो भी वो कर देता है बराबर, है कि नहीं। कई बार क्या होता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है फिर, और वो कॉन्फिडेंस अचीव करने के लिए पढ़ना पड़ता है ना पहले, समटाइम्स इट इज नॉट अबाउट योर कॉम्पिटेंसी, इट इज अबाउट कॉन्फिडेंस समटाइम्स। एक इनफॉर्म बैट्समैन, आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन में क्या फर्क रहता है, वैसे तो उसका कैपेबिलिटी उतना ही है, बराबर है कि नहीं, बट देखो इनफॉर्म बैट्समैन कैसे मतलब अच्छे अच्छे बॉल को धो देता है, बट वही बैट्समैन जब आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है उसको कोई भी आउट कर लेते है, वैसे तो उसका कैपेबिलिटी उतना ही है ना, कैपेबिलिटी आज भी उतना ही है ना उस बैट्समैन का, बट क्या डिफरेंस हो रहा है फिर, कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस उसको फॉर्म से आ रहा है ना वो, इसके लिए अपन वो एक प्रॉपर शेड्यूल से अगर गए ना, पढ़ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, टेस्ट सॉल्व किए, सब कुछ सही सही से एक प्रोसेस फॉलो करो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। सुना रहेगा आपने, महेंद्र सिंह धोनी का बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, वो बोलता है कि भाई मैच का रिजल्ट वो जो आएगा वो आएगा, अपने को 10 चीजें करना है, रोज प्रैक्टिस करना है, समझ आ गया, अपने बॉलर्स को सब टाइप के बॉल डालते आने चाहिए, बैट्समैन को ये आना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, एंड ये प्रोसेस के एंड में कभी सक्सेस आएगा, कभी फेलियर आएगा, क्योंकि सामने भी तो टीम है ना यार, वो भी तो दिन रात मेहनत कर रहा है ना, ये प्रोसेस में कभी फेलियर आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स सक्सेस आएगा, अगर हम प्रोसेस अच्छे से फॉलो करें तो, करेक्ट और नॉट, तो अपन अपना रिजल्ट क्या होगा, ये क्या होगा, उसके बारे में रोज नहीं सोचना है अपने को, समझा है नहीं, क्या सोचना है, प्रोसेस फॉलो कर रहे क्या, समझ रहे क्या। एक जन मुझे बता रहा था कुछ, मैं उसको कुछ हेल्थ टिप्स ले रहा था, मेरा कोई बहुत अच्छा नहीं है, बट उसको पूछ रहा था, वो बोल रहा कि मैं उसको बोला अरे यार ये करता हूँ मैं वेट कम नहीं होता ऐसा, तो वो बोला कि डोंट काउंट वेट, काउंट नंबर ऑफ डेज, समझा क्या,
कितने दिनों से डाइट फॉलो कर रहे हो, कितने दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हो, बराबर कि नहीं? वेट गिनने की जरूरत ही नहीं है। ये नंबर जब बढ़ेगा ना तो ऑटोमेटिक वेट कम होगा। वेट कम होना ये रिजल्ट है, उसके लिए तुम्हें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें प्रोसेस पे फोकस करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होता नहीं। अपन क्या सोचते हैं, अरे यार डिप्रेशन में आ रहा है रिजल्ट देख के, अरे यार हो ही नहीं रहा है ये। बट अपन पिछले 7 दिन में 4 दिन चीट किए डाइट में, आज के दिन बोल के। तो प्रोसेस सही नहीं है तो रिजल्ट आएगा क्या? आएगा ही नहीं ना कोई भी चीज में। तो तुम्हारा प्रोसेस सही नहीं है तो रिजल्ट आएगा नहीं, सिंपल चीज है। एंड प्रोसेस सही है तो एक आध बार लक की वजह से रिजल्ट थोड़ा डिले होगा, बट डिनाई नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? एक आध बार बिकॉज ऑफ सम बैड लक, बिकॉज ऑफ समथिंग डिले होगा, बट डिनाई होगा क्या? नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। तो ये प्रोसेस राइट